Good morning everyone. My name is Meenakshi Singh. I am working as an assistant law professor in the law department in CVRU. आज CRPC 1973 के कोड के बारे में आपको पढ़ाऊंगी मैं। इसमें इंट्रोडक्शन क्या है, ये कब आया, क्यों लाया गया, किस कारण से लाया गया, ये समझने की कोशिश करेंगे। स्लाइड आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में दिखेगी, ठीक है। मैं आपको जनरली ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द CRPC 1973। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझ लें कि लॉ जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है सब्सटेंटिव लॉ होती है, एक होता है प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ को हम हिंदी में ये बोलते हैं मौलिक विधि बोलते हैं, और प्रोसीजर लॉ को क्या बोलते हैं, जो प्रोसीड कर रहा हो, जो प्रोसीड कर रहा होगा। मीन्स कि देखिए लॉ को पहले समझिए कि लॉ दो तरह से हम इसको डिवाइडेड किए। कैसे किए, एक होता है सब्सटेंटिव बोल रहा है और एक और बोल रहा है प्रोसीजर। एज ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड में लिख रहा है, प्रोसीजर मीन्स वो प्रोसीड कर रहे हैं, प्रक्रिया, कैसे कोई चीज बन रहा है। तो जब हम प्रोसीजर में आते हैं तो यहाँ पर इसको भी दो सेगमेंट में डिवाइड किया गया था। कैसे डिवाइड किया गया था, एक होता है सिविल लॉ होता है और एक होता है क्रिमिनल लॉ होता है, ठीक है। तो सिविल लॉ में क्या बोलता है कि सिविल लॉ में हमेशा हम क्या मांगते हैं, बोलते हैं कि रेमेडीज की बात करते हैं, मुझे क्या उपचार मिल रहा है। दूसरा ये बात करते हैं रेमेडीज के साथ हमेशा आपको क्या मिलेगा, रेमेडी के साथ हम लोग को क्या मिलता है, जितने आपके लीगल राइट जो डैमेज हुए हैं उनका हनन करने के लिए वायलेंस हुआ तो हमको रेमेडी, उपचार और अधिकार, दो चीज हमको मिलता है। याद रखिएगा, सिविल लॉ ऑलवेज आस्किंग, ऑलवेज डील अबाउट द टू थिंग्स, राइट एंड रेमेडीज। क्रिमिनल लॉ का अगर मैं बात करूं तो क्रिमिनल लॉ क्या बोलता है कि सिर्फ यहां पर द पर्सन हु आर कमिटिंग द क्राइम दे आर गोइंग टू बी द हेल्ड, और वो क्या करेगा, उसको पनिशमेंट ही मिलेगा। वहां पर आपको दंड के बारे में समझाया जाता है। जब यहां पर हम राइट और रेमेडी और पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं, अब यहीं से देखिए, इसमें मैंने पहले बोला कि सब्सटेंटिव लॉ में क्या आ गया, आईपीसी। मींस आईपीसी में क्या बोलता है, जितने भी कोड बने गए थे, जितने भी कोड बनाए गए हैं, आपके जितने भी सेक्शन आ रहे हैं, जितने भी लेके 511 इसमें टोटल सेक्शन बताए गए हैं, उस सब के बारे में आपको क्या बोलता है, वो आपको आईपीसी में डिफाइन करता है। प्रोसीजर लॉ जो होता है ये होता है सीआरपीसी। सीआरपीसी प्रोसीजर लॉ क्यों हो रहा है, मींस यहां पर हम कोई भी चीज को क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ट्रायल करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। कैसे करेंगे, अगर किसी ने मान लीजिए कोई क्राइम किया, अगर कोई क्राइम किया तो क्राइम कर रहा है, मींस सबसे पहले उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन जैसे ही होगा, सेकेंड कंडीशन हो रहा है कि ट्रायल हो, ट्रायल होने के बाद इंक्वायरी होगा, इंक्वायरी करने के बाद ये पता चलेगा कि आदमी ने क्या किया, किस तरह का उसको पनिशमेंट मिलेगा, फाइन मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना दंड मिलेगा, ये आपको सीआरपीसी बताता है। अब देखिए जब यहां तक हो गया, ओल्डन टाइम में क्या था, पुराने समय में ये था कि देयर वाज नॉट हैविंग एनी यूनिफॉर्म ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉर होल ऑफ द इंडिया। उस समय हमारे पास एक भी यूनिफॉर्म कोड नहीं था। यूनिफॉर्म कोड नहीं था मींस दैट उसमें कोई प्रॉपर एक लॉ नहीं बना हुआ था, जिसको हम लॉ में आप हमेशा बुक में पढ़ेंगे, देखना आपको कोई जगह कहां क्या बोलता है, स्टेट्यूस के बारे में बोलता है, कोई जगह बोलता है कि ऑर्डिनेंस के द्वारा, तो दूसरा होता है, एक होता है कोडेड। कोडेड मींस दैट वो लॉ जो है वो कोडिफाइड फॉर्म्स में बन चुका है, उसको हर जगह एक ही वे में लिया गया है। तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है पूरे के पूरे आपके इंडिया में, होल ऑफ द इंडिया, जम्मू कश्मीर को भी ले लीजिए, अब ये पूरे की पूरे एक्सटेंडेड है और सेम फॉर्म में जहां जो अपराध जहां किया गया उसको सेम पनिशमेंट, वही हर जगह वही चीज मिलेगा। ये हम लोग को सीआरपीसी बोलता है। तो फर्स्ट सीआरपीसी जो एक्ट था वो 1882 में ये बना। यहां पर क्या हुआ, जो लॉ कमीशन थे उन्होंने लॉ कमीशन, यहां पर देखिए आपको याद होगा 2012 में, सन 2012 में निर्भया का मर्डर, निर्भया रेप केस का, मर्डर केस का केस आया था। उस समय क्या हुआ था कि आईपीसी में, सीआरपीसी में आपके आईपीसी, सीआरपीसी प्लस एविडेंस, इसमें बहुत सारी कमियां देखी गई थी। और क्या किया गया था, जो जस्टिस वर्मा की कमेटी आई थी वहां पर इन सभी में अमेंडमेंट करके, न्यू रिफॉर्म्स करके लॉ को लाया गया, इंप्लीमेंटेशन किया गया फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड वी आर नीडेड फॉर द न्यू फॉर्म्स ऑफ द लॉ। क्योंकि जैसे जैसे आपका डायनेमिक चेंज होगा सोसाइटी में, आपको लॉ स्ट्रांग बनाने की जरूरत पड़ रही है। तो लॉ कमीशन जो था
41 रिपोर्ट उसने सबमिट किया था। यहाँ पर बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, पहले का आप बहुत डिटेल में है, वहां पर आप अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो चल रहा है उसमें ज्यादा फोकस करना ज्यादा बेटर है। तो लॉ कमीशन का जो 41 रिपोर्ट आया उसमें ये बोला गया था, रिकमेंडेशन किया गया, बहुत सारे सजेशन दिए गए थे। किसमें सजेशन दिया गया था? 1973 में, क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियां देखी गई थी और वो कमियों को पूरा करने के बाद 1 अप्रैल 1974 को हमको कोडिफाइड फॉर्म्स में सीआरपीसी कोड मिला। इसके बाद अब इसमें ये देखिए कि सीआरपीसी मैंने पहले जब मैंने अपना अभी पढ़ाना शुरू किया, पहले ही बोला कि लॉ दो तरह के हो रहे हैं, सब्सटेंटिव और प्रोसीजर। यहां पर जो सीआरपीसी है उसमें बहुत सारे सब टॉपिक जो है, बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जो कि दोनों फॉर्म्स में काम करते हैं। कैसे दोनों फॉर्म्स में? मतलब कि सीआरपीसी में जो है प्रोसीजर भी है और सब्सटेंटिव दोनों में है, ठीक है। यही बस कौन से ऐसे हैं, बोलता है नॉट टोटली, दैट इज द आई हैव आल्सो रिटन इन दिस स्लाइड दैट नॉट टोटली द प्रोसीजर इन द नेचर, इट हैज बीन द प्रोविजंस व्हिच आर आल्सो द सब्सटेंटिव नेचर। जिसमें एग्जांपल क्या दिया गया, जैसे मेंटेनेंस का, जितना भी मेंटेनेंस का जो प्रोसीडिंग दिया गया है 125 सेक्शन से लेके 128, उसमें देखिए प्रोसीजर प्लस आपका सब्सटेंटिव मतलब प्रक्रिया, जो आपका राइट्स भी दिया गया प्लस आपको प्रोसीजर भी बताता है कि हाउ वी कैन गेट द मेंटेनेंस फ्रॉम द, आपको अगर अपनी वाइफ से मेंटेनेंस चाहिए, आपको अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस चाहिए या किसी बच्चे को अपने माँ बाप से मेंटेनेंस चाहिए, तो ये जो होता है वहां पर बोलता है सीआरपीसी का जो 125 और 128 कोड है वहां पर बोलता है कि ये दोनों के दोनों सब्सटेंटिव और क्रिमिनल सब्सटेंटिव और प्रोसीजर दोनों होंगे। दूसरा ये बोलता है जो प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस के बारे में जो सेक्शन हम लोग को 106, 124, 129, 132 तक है और 144, 153, ये हम लोग को जितने भी है प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस के बारे में बताते हैं। वहां पर भी ये बताया गया कि ये जितने भी सेक्शन होंगे वहां पर दोनों प्रक्रिया आपकी लॉ की जो है वो चलती है, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या होता है, सीआरपीसी को क्यों लाया गया था? सीआरपीसी को ओनली फॉर द इन्वेस्टिगेशन ट्रायल, और इन्वेस्टिगेशन ट्रायल करने के लिए और आपका इंक्वायरी करने के लिए। अब ये सब प्रोसीजर कहां करती है? पुलिस करती है या फिर कोर्ट में आपका चलता है, ठीक है। यहां पर देखिए दूसरा ये बोलता है, अगर मैं ये देखती हूं कि जितने भी मशीनरीज, जितने भी स्टेट डिटेक्शन करेगा, क्राइम को इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसको पनिशमेंट है, तो टोटल अब सीआरपीसी में कितना हमको मिला? जब 41 रिपोर्ट जब बन गया फाइनली हम लोग को 1974 में जब ये एक्ट पास हुआ, तो मेरे पास अभी टोटल सेक्शन कितने आते हैं आपके पास? टोटल है 484 सेक्शन, 37 लेसन्स में डिवाइड किया गया है और इसको 2 स्केड्यूल्स में इसको डिवाइडेड किया गया है, बताया गया है, ठीक है। तो 1973 में याद रखिएगा हमेशा दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो 1 अप्रैल 1974 को ये आया है, दूसरा टोटल 484 सेक्शन है, 37 इसमें चैप्टर है और 2 स्केड्यूल्स में ये डिवाइड किया गया है। जब इतना होता है, अब ये देखिए, ठीक है, सेकेंड स्लाइड में ये देखिए, जैसे सीआरपीसी आ गया मेरे पास बन गया, अब इसमें 3 मेजर कंसिडरेशन क्या जरूरत पड़ रही थी मुझे, किस लिए हुआ कंसिडरेशन? क्या बोला गया कि फेयर ट्रायल चाहिए एज द प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? नेचुरल जस्टिस आप देखिए वहां पर बोला गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में साफ है कि नेचुरल जस्टिस का मतलब ये होता है कि कोई भी केस, कोई भी जजमेंट अगर हो रहा है या कोई भी चीज हो रहा है तो विदाउट एनी डिले हुए फेयर उसमें ट्रायल होना चाहिए, कि निष्पक्ष होना चाहिए, किसी भी पार्टी को देख करके आप जजमेंट नहीं पास करेंगे। तो सीआरपीसी में पहला चीज क्या बोलता है आपका, कि आपको ये बोल रहा है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज क्या बोलता है, इम्पार्शियल जज होना चाहिए, जो जज जो भी बैठा है, ठीक है, जो जज बैठा है वो क्या होगा? इम्पार्शियल जज होगा। राइट टू बी हियर, दूसरे को भी सुनने का होना चाहिए, अपना भी सुने दूसरे का भी पक्ष। आप वहां पर देखिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में 2 सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है ना। एक तो बोलता है कि पार्शियल होना चाहिए, दूसरे पक्ष को सुनने का भी अधिकार होना चाहिए और बोलने का भी अधिकार दिया गया है। डिसीजन शुड बी द स्पीकिंग ऑर्डर, और जो डिसीजन होना चाहिए वो बोला हो, मतलब कि उसमें दिखे कि मैंने जजमेंट सही ढंग से किया है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसीजन जो होना चाहिए वो शुड बी ऑर्डर में होना चाहिए, स्पीकिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या बोलता है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल हो रहा है वो मिनिमम डिले होना चाहिए। मिनिमम डिले मतलब देखिए, अगर मान लीजिए मैं जितना कोई भी केस है जितना मैं उसमें डिले करती हूँ कोई भी चीज को, तो इन्वेस्टिगेशन करने में और फिर ट्रायल प्रोसीडिंग में डिले करती हूँ, मीन्स वहां पर बहुत सारे चांसेस है कि मैं सबूत को मिटा रही हूँ। मेरे को जो मिलना चाहिए प्रॉपर वे में, जो जितने इन्वेस्टिगेशन में जो कंटेंट मटेरियल होता है वो हो सकते हैं कि मेरा लैप्स होंगे और जो केस है वो कमजोर होता है। यहीं पर देखिए
एक चीज और याद रखिएगा कि जब हम सिविल लॉ में बात करते हैं ना, तो सिविल लॉ में दो पार्टीज होते हैं। पहले ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इंट्रोडक्शन का बात कर रहे हैं तो आपको ये पता चलना चाहिए कि दो पार्टी क्या होती हैं। अगर हम सिविल लॉ में बात करेंगे तो उसमें प्लेंटिफ होता है, ठीक है, प्लेंटिफ मींस वादी होगा, और एक होता है आपका डिफेंडेंट, ठीक है, डिफेंडेंट। तो डिफेंडेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिवादी। और एक होता है वादी। वादी मतलब जिसने वाद लाया है, प्रतिवादी मींस जो डिफेंड करेगा। अब जब यहां पर वादी और प्रतिवादी हो रही है, यहां पर सीआरपीसी में आपका दो चीज होता है, एक होता है स्टेट, और यहां पर होता है एक्यूज्ड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग को यहां पर नोट और समझना है, एक्यूज्ड मींस कभी भी सीआरपीसी में एक्यूज्ड में विक्टिम को नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है विक्टिम को? ये माना जाता है जब क्राइम कोई भी चीज हो रहा है, मतलब वो अगेंस्ट स्टेट के अगेंस्ट में हो रहा है, तो विक्टिम जो होता है वो एक्यूज्ड में जो दोषी है वो विक्टिम कभी नहीं बन सकता, ठीक है। तो यहां पर स्टेट के अगेंस्ट एक्यूज्ड का जो आपका क्या होगा? केस आएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है जो मैं यहां पर पढ़ रही थी, यहीं पर जो मिनिमम डिले इन द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल होगा। तो जब एक्यूज्ड और स्टेट जब केस कर रहे हैं, तो जब ट्रायल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मिनिमम डिले होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये बोलता है द प्रोसीजर शुड बी द फेयर टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आल्सो। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि समाज में हर प्रकार के हर कैटेगरीज के पीपल जो रहते हैं सर्वाइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है गरीब है जो लीगल एड सर्वाइव नहीं कर सकता, नहीं ले सकता, उसको भी आप क्या करेंगे? उनके लिए भी फेयर होना चाहिए। ट्रायल क्या होना चाहिए? किसी भी आपका न जात देखेगा, न धर्म देखेगा, न पैसा देखेगा, न ऊंच नीच देखेगा। तो द प्रोसीडिंग जो होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए। और ये जो तीनों चीज मिल जाते हैं तब हम ये बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग सीआरपीसी का जो काम है, एक तो जो ट्रायल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो आपका इंक्वायरी होगा वो फेयर और इम्पार्शियल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो ये जो है आपका मेन बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक कंटेंट है जो आपको सीआरपीसी के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बताता है। यहाँ पर देखिए तीसरा जो इम्पोर्टेंट स्लाइड है वो बोलता है कि स्कोप ऑफ इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताता है, क्या इसका स्कोप है। यहीं पर इसका स्कोप के बारे में क्या बोलता है कि जो सीआरपीसी है वो एप्लीकेबल होता है इन द रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ऑफ द एवरी ऑफेंस ऑफ द सब्सटेंटिव क्रिमिनल इन द लॉ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है। सेकंड क्या बोल रहा है? बट if the matter required to the special procedure to be the allowed in the respect of the certain offense, the court give it the procedure over the normal procedure, and this can be seen in the section 4 and the 5 में। आप सेक्शन 4 एंड 5 में देखें, वहां पर जितने भी सर्टेन ऑफेंस के बारे में बताया गया वहां पर बोल रहा है कि नॉर्मल जो प्रोसीडिंग होगा वहां पर ये जो होता है सेक्शन 4 एंड 5 जो है आपको दिया गया है और बताया गया है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ सीआरपीसी। सो इन दिस स्लाइड वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सीआरपीसी। इसको हम साइलेंट फीचर ऑफ द सीआरपीसी भी बोल सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या बोलता है कि जैसे ही सीआरपीसी कोड बना, दैट इज द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, जैसे ही इंप्लीमेंटेशन फॉर्म्स में आया, सबसे पहला चीज हमको ये मिला कि यूनिफॉर्म सेट्स ऑफ द क्रिमिनल कोड थ्रू आउट द कंट्री। क्या बोल रहा है? एक यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म मींस एक फॉर्म्स के वे में, एक सही एक यूनिफॉर्म्स के वे में जो सबके लिए सामान्य था और सब जगह एक ही लॉ बना दिया गया, तो यूनिफॉर्म सेट ऑफ द क्रिमिनल कोड बन गया, जिसमें कि क्रिमिनल के लिए क्या बनाया गया? यूनिफॉर्म सेट ऑफ द क्रिमिनल कोड बनाया गया। आप पढ़े जब प्रेसिडेंसी टाउन थी वहां पर क्या होता था? प्रेसिडेंसी जो थी कलकत्ता थी, बॉम्बे थी, और जो मद्रास था वहां पर क्या होता था? 1884 के जब आपका सुप्रीम कोर्ट बना था पहले ही, जब अंग्रेजों के टाइम में, उस समय हमारे पास यूनिफॉर्म सेट ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नहीं था। तो उसके नाम से क्या होता था कि छोटे से भी क्राइम के लिए कभी बड़े अपराध मिलते थे, बड़े अपराध के लिए छोटा पनिशमेंट मिलता था। तो इस तरह से क्या हुआ? बहुत सारी उस समय प्रॉब्लम फेस किया गया। तो 1973 में सबसे पहला चीज जो इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट मिला वो ये मिला कि एक तो हमारे पास क्या हुआ? यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड बन गया था। क्या बन गया? आपका यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड बन गया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड बन गया। दूसरा ये चीज कर दूंगा, लास्ट वाले से डिलीट कर लीजिए। कहां से?
ये वाले से हाँ वो लास्ट ये हाँ उसके ऊपर डिलीट करो हाँ ओके ठीक ये सेकंड स्लाइड होगा ना करो दूसरा ये बोलता है जब यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड हमको मिला सेकंड चीज ये बोला गया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो था जो जस्टिस जो वर्मा कमेटी बनाया गया 41 जो रिपोर्ट था उसमें ये हुआ कि जुडिशरी इज द सेपरेटेड फ्रॉम द एजुकेटिव ठीक है और इसको आप ऑलरेडी एक चीज इसमें नोट करिए आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 50 पढ़िए वहां पर ऑलरेडी पूरा का पूरा मेंशन किया गया है कि जुडिशरी जो होगी वो एजुकेटिव से यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूरा तरह से उसको अलग कर दिया गया है ठीक है तो इसके सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि दैट जुडिशरीज पावर इज नॉट ओवरलैपिंग टू द एजुकेटिव एंड एजुकेटिव पावर इज नॉट ओवरलैपिंग टू द जुडिशरीज मतलब दोनों पार्ट आपको ऑलरेडी पता है कि जो और बॉडीज है वो 3 तरह से डिवाइड है क्या होता है एक होता है लेजिस्लेटिव एक होता है सॉरी ठीक है 3 तरह से बॉडी जो होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं कैसे डिवाइडेड है आपका एक होता है लेजिस्लेटिव ठीक है जो लेजिस्लेट मतलब जो एक्ट बनाएगी एक होता है जुडिशरीज और एक होगा आपका क्या होगा एजुकेटिव मतलब जो एजुकेट करता है किसी भी कानून को ठीक है तो ये जब यहाँ पर ये बोला गया कि जुडिशरी जो होती है और ये तीनों जो बॉडी होती है जो ऑर्गन्स होती है ये अपना सक्षम अपने सेल्फ से भी काम करती है विदाउट ओवरलैपिंग दूसरे के कार्य में किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करती है और इस तरह से ये काम को करती रहती है ठीक है यहीं पर ये बोला गया 50 जब सेक्शन को आर्टिकल लाया गया और यहाँ पर सीआरपीसी का जो कोड भी बना वहां पर भी ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया दोनों जगह मेंशन किया गया है कि दैट द जुडिशरी सेपरेटेड फ्रॉम द एजुकेटिव्स तीसरा पॉइंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोलता है all the judiciary is separated from the executive the control of the high court their sentencing power is also enhanced क्या बोलता है कि जितने भी जुडिशरी के जो पावर थे उसको सेपरेट तो कर दिया एजुकेटिव के साथ दूसरा हाई कोर्ट का जो पावर था जो इनहेंस करने का सेंटेंस जिसको पनिशमेंट देने का उसको और बढ़ा दिया गया किसको बढ़ा दिया गया हाई कोर्ट के पावर को बढ़ा दिया गया कब बढ़ाया गया जब सीआरपी से आपका इम्प्लीमेंटेशन हुआ फोर्थ ये बोलता है fourth point it has been provided that the procedure of the summary trial will be the same as the summon case and that the summon case will be issued in the first instance in all the summon case will be issued orderly in all the warrant cases क्या बोल रहा है जितने भी प्रोसीजर जो समरी ट्रायल हो रहे हैं अगर मान लीजिए समरी ट्रायल हो रहा है जो वारंट का केस दिख रहा है तो आपको फर्स्ट ऑर्डिनेंस में फर्स्ट वे में ही आपको क्या मिल जाएगा वारंट केस है वारंट केस को यूज आपको इशू कर दिया जाएगा अगर वो यहाँ पर ये जो हो रहा है जब समरी ट्रायल चल रहा है और अगर वो समन के केस से रिलेटेड हो रहा है और दिख रहा है कि वापस आपको वारंट इशू करना है मींस दैट द फर्स्ट इंस्टेंट द कोर्ट द जज हैज द राइट टू इशू द वारंट टू दैट पर्सन ठीक है फिफ्थ पॉइंट ये बोलता है कि द कोर्ट ऑफ द सेशन has been given the power to exercise revisional jurisdiction in the additional to the high court where the revision is the entered by a court of the session there will be no further revision to the high court देखिए यहाँ पर दो चीज है पहले क्या होता था रिवीजन करने का जो अधिकार था वो हाई कोर्ट को रहता था अगर मान लीजिए कोई केस सेशनल कोर्ट से हाई कोर्ट में गया हुआ है हाई कोर्ट में अगर केस चल रही है फिर से रिवीजन किया गया है तो हाई कोर्ट क्या करता था उसको रिवीजन कर सकता था यहाँ बस ये चीज बोल रहा है जो कोर्ट ऑफ सेशन है जो लोअर कोर्ट है उसको फर्स्ट टाइम ये बोला गया कि अगर मान लीजिए वो कोई भी पावर अपना रिवीजन पावर को एक्सरसाइज कर रहा है और कोर्ट में कोर्ट ऑफ सेशन में अगर केस चल रहा है उस टाइम ये बोल रहा है कि जो अगर मतलब सेशन कोर्ट को भी ये पावर दिया गया कि ही हैज आल्सो द पावर टू एक्सरसाइज द रिवीजन पावर को वो भी कर सकता है अपने क्षेत्राधिकार से रिलेटेड अगर उसकी जगह में है तो ठीक है यही बस ये बोल रहा है तो हाई कोर्ट क्या करता है एडिशनल उसको उस समय हाई कोर्ट अपने में एडिशनल नहीं कर सकता और एंटर करेगा द कोर्ट ऑफ द सेशन देयर इज नो फर्दर रिवीजन टू द हाई कोर्ट अब क्या बोल रहे हैं रिवीजन जो होगा हाई कोर्ट में करने की फिर जरूरत आपको कहीं पड़ेगी ठीक है and the last slide we have to deal about the one of the most important point इसमें आपको ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि क्या बोलता है जब रिवीजन हाई कोर्ट को भी दे दिया गया the power of the revision confirmed on the superior court cannot be exercised in the interdoctrinaries orders में ठीक है ये आपको बोला इसके बाद फिर बोलता है
रहा है कि जो द जूरी सिस्टम हैज बीन एप्लॉयड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या हुआ, सीआरपीसी का जैसे ही कोडेड फॉर्म में बना, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, कोडिफाइड लॉ बन गया, यूनिफॉर्म लॉ बन गया, जो जूरी सिस्टम था उसको टोटली पूरा का पूरा उसको एब्लॉइज्ड कर दिया गया था। ठीक है, यहीं पर देखिए द विड्रॉल ऑफ द क्रिमिनल केसेस, और क्या किया गया, इंपॉर्टेंट चीज और क्या हुआ, जैसे इंप्लीमेंटेशन हो गया नया फॉर्म्स का जो हम लोग को सीआरपीसी मिला, द विड्रॉल ऑफ द क्रिमिनल केस इन व्हिच द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द कंसर्न कैन बी डन ओनली विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर मान लीजिए क्या बोल रहा है कि कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में और कंसर्न है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसर्न से होकर, सहमति से होकर के गवर्नमेंट से उस केस को विड्रॉल किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर उसके बाद जो ये पॉइंट बोल रहा है, ये क्या बोलता है कि इन केस जो कि ट्रायल बाय द सेशन ऑफ द कोर्ट होगा, इफ द एक्यूज्ड इज द पुअर और विदाउट एनी मीन्स ऑफ हिज द ओन, ही विल बी एंटाइटल्ड टू फ्री लीगल एड। जो सेक्शन 304 सीआरपीसी है, इट्स रिलेटेड टू द आर्टिकल 339A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लीगल एड ऑथोरिटी इज आल्सो द पार्ट ऑफ द राइट टू स्टेट पॉलिसी। यहाँ बस ये बोल रहा है कि जो कोर्ट ऑफ सेशन हो रहा है, अगर मान लीजिए कोई पुअर है, कोई गरीब आदमी है और उसके पास उसके पास कोई लीगल आपको लीगल जो विधिक सहायता उसको नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर ये बोला गया सीआरपीसी में कि आपको सेक्शन 304 के अकॉर्डिंग सीआरपीसी में जो गरीब व्यक्ति है उसको क्या मिलना चाहिए, फ्री लीगल एड जो होगा, विधि की जो सहायता होगी, आपको फ्री लीगल एड का जो होगा आपको सहायता मिलेगा। ये चीज को ऑलरेडी किसमें मेंशन किया गया, आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, वहां पर आप देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहां पर 39A सेक्शन में ऑलरेडी ये मेंशन किया गया है कि लीगल एड जो अथॉरिटीज बैठी हुई हैं और वो फ्री में लीगल एड सर्विस प्रोवाइडेड करते हैं। जो गरीब आदमी है, जो मान लीजिए जिनको लॉ की जानकारी नहीं है और उसका अगर कोई केस पेंडिंग है या उसको केस लड़ रहा है, तो उसको जो गवर्नमेंट होगी वो उसको फ्री में लीगल एड की सर्विस जो सहायता है वो प्रोवाइड करेगा। द लास्ट वन इज आल्सो डिस्कस अबाउट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द सीआरपीसी। तो ये बोलता है कि द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रॉपर्टी पार्टीज हैव बीन गिवन राइट टू द कंपाउंड द केस विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टी। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पहले क्या होता था, अगर कोई आदमी मान लीजिए मर गया, ठीक है, और केस उसका चल रहा था, आदमी मर गया, क्या क्या होता था, जब आदमी मर गया केस वहीं पे खत्म हो करके एक पार्टी होगी, केस जो होती थी डिसमिस हो जाती थी। अभी क्या बोलता है, जैसे अमेंडमेंट हुआ, जितने भी लीगल अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है पार्टीज की, मान लीजिए, और जो पार्टी जो कर रहा था वो अगर वो मर चुका है, डेथ ऑफ द पार्टी हो चुका है, तो उसके जो कॉम्पिटेंट जो पार्टीज होंगी, ठीक है ना, वो क्या कर सकती है, कोर्ट की परमिशन लेकर के उस केस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। तो ये आपका इन दिस लेक्चर आई एम गिविंग यू जनरल information, general introduction about what is the law of the crime, what is the CRPC introduction उसमें बता दिया, ठीक है। तो ये जो है आपको बता दिया 3 मेजर कंसिडरेशन ऑफ द सीआरपीसी क्या क्या है, 3 मेजर क्या होना चाहिए। अगर मैं पूरा का पूरा स्लाइड को ओवरऑल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में आपको बोलूं तो मैं क्या बोलती हूँ कि सीआरपीसी जो बनाया गया है, जो सीआरपीसी जो बनाया गया था, ठीक है, इसका मेन जो पर्पस होता है वो यही चीज बोलता है कि जो लॉ जो है सीआरपीसी मेन क्या करता है, 3 चीज करता है। कोई भी केस को इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसको ट्रायल करेगा, और ट्रायल करने के बाद जो जैसा केस लगेगा उसके अकॉर्डिंग सेक्शन लगेगा, सेक्शन लगने के बाद जो आदमी ने क्राइम किया है उसको हम पनिशमेंट मिलता है। तो सीआरपीसी का मेन प्रोविजन, मेन रीजन क्या हुआ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट दिया जाता है। अगर मैं क्रिमिनल सिविल लॉ का बात कर दूं तो सिविल लॉ में ओनली वी आर डिस्कस अबाउट द रेमेडी और लीगल राइट्स। So thank you so much. I hope that you are all understanding that what is the basic concept for the implementation for the formation of the CRPC code 1973। और इसमें अगर इसके बाद हम सेकेंड स्लाइड में इसके जो और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसमें आपको
जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी, अजमानती, ये हम सेकंड स्लाइड में आपसे बात करेंगे।